नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री की एक नई सीरीज यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री आपको कराने वाले हैं। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। और शुरुआत आज हम लेक्चर 1 से करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। यहाँ से एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, और इस लेक्चर की डिटेल्स पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, बात करते हैं भारत में यूरोपियों के आगमन से। जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है, तो यूरोपियों ने भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए, क्योंकि ये है यहाँ पे यूरोपीय देश, इसमें पुर्तगाल, स्पेन, ये सभी देश यहाँ पे हैं। इसको हम अभी मैप के माध्यम से डिटेल्स में समझेंगे। तो यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए समुद्री मार्गों की खोज की 15वीं सदी में। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या 15वीं सदी से पहले, क्योंकि 1498 में तो वास्को डी गामा भारत आया, क्या इससे पहले यूरोपीय देश और भारत के आपस में व्यापारिक संबंध थे या नहीं थे? और अगर व्यापारिक संबंध थे तो वो कौन से मार्ग थे जहां से यूरोपीय देश और भारत के बीच या एशिया और पूर्वी देशों और पश्चिमी देशों के बीच व्यापार हुआ करता था? तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे विश्व का मैप। ये रहा दोस्तों आपके सामने विश्व का मैप। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है भारत, और ये है यहाँ पे पश्चिमी देश। इन देशों को यहाँ पे ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोपीय देश हैं। इसमें स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये सभी देश आते हैं। तो आपको बता दें कि यूरोपीय देशों के साथ भारत के प्राचीन संबंध थे, और यूरोपीय देश भारत के साथ विभिन्न मार्गों से व्यापार करते थे। इनमें से कुछ प्रमुख मार्ग थे, जैसे एक यहाँ पे फारस की खाड़ी, ये यहाँ पे फारस की खाड़ी, और एक मार्ग यहाँ पे लाल सागर। तो ये दो मुख्य मार्ग थे। फारस की खाड़ी से होते हुए जितने भी ये पूर्वी देश है, भारत और एशिया में जितने भी देश आते हैं, चाइना, तो यहाँ से विभिन्न वस्तुओं को फारस की खाड़ी से ले जाया जाता और इराक और तुर्की में निर्यात किया जाता, और इराक और तुर्की से विभिन्न यूरोपीय देशों में इसे निर्यात किया जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग था लाल सागर। तो भारत से विभिन्न वस्तुओं को लाल सागर के माध्यम से मिस्र में ले जाया जाता था, और मिस्र से इसे भूमध्य सागर होते हुए इटली में निर्यात किया जाता था। और उस समय पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध में सर्वाधिक वर्चस्व था इटली का, क्योंकि यहाँ से मिस्र से होते हुए सीधे इटली, और इटली से यहाँ पे विभिन्न यूरोपीय देशों को ये माल, ये वस्तु निर्यात की जा रही थी। तो इस प्रकार प्राचीन से ही यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। अब सवाल ये बनता है कि ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि यूरोपीय देशों को ये मार्ग छोड़ने पड़े और नए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए? तो आपको बता दें, वर्ष 1453 में क्या हुआ? ओटोमन तुर्क ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। ये सभी देश उस समय ये हो गए यहाँ पे सीरिया, इराक, मिस्र, ग्रीस, इटली, ये सभी रोमानिया, ये सभी रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ पर था रोमन साम्राज्य, और रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। अब इस रोमन साम्राज्य पर ओटोमन तुर्कों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ओटोमन क्या है? तुर्कों की एक खानाबदोश जनजाति है। तो ओटोमन तुर्कों ने यहाँ पे रोमन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, और अब यहाँ पे यूरोपीय देशों के जो भी ये व्यापारिक मार्ग थे, ये यहाँ पे क्या हो गए? इन पर रोक लग गई, क्योंकि यहाँ पे आ गए ओटोमन तुर्क। और यूरोपीय व्यापारी जब यहाँ से अपना सामान भारत से यूरोप ले जाते थे, तो ओटोमन तुर्क क्या करते थे? उन पर कब्जा करते थे और उनको लूट देते थे, जिसके कारण यहाँ पे यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध के बीच एक क्या आ गई? एक बाधा आ गई, क्योंकि यहाँ पे बीच में आ गए थे ओटोमन तुर्क।
इसलिए अब यहाँ पे यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए नए मार्गों की खोज का प्रयास शुरू कर दिया। अब लौटते हैं दोस्तों अपनी पीडीएफ पे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वर्ष 1453 में ओटोमन तुर्क ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिससे यूरोपीय देशों व एशिया के बीच व्यापार पर रोक लग गई। अब भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोपीय देशों ने नए समुद्री मार्गों की खोज करना शुरू किया और इसमें पहला कदम उठाया पुर्तगाल और स्पेन ने। अब आपको बता दें, पुर्तगाल का एक नाविक जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, ये 1487 में पुर्तगाल से निकला और ये है पुर्तगाल। यहाँ पे इसको मैप में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये है दोस्तों यहाँ पे पुर्तगाल। तो पुर्तगाल का नाविक जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज, ये पुर्तगाल से होते हुए निकला और अटलांटिक महासागर होते हुए ये पहुंचता है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ पर ये एक द्वीप की खोज करता है, इसका नाम है उत्मासा अंतरीप, उत्मासा अंतरीप। क्योंकि बाद में जब वास्को डिगामा आएगा तो वो उत्मासा अंतरीप से होते हुए ही भारत जाएगा, लेकिन यहां से आगे नहीं गया। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज, जो पुर्तगाल का नाविक, और ये कब आया? 1487 में। लेकिन यहां से आगे नहीं बढ़ा और यहां से ये वापस चला गया। तो प्रश्न बनता है कि उत्मासा अंतरीप, और इस उत्मासा अंतरीप को केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। तो उत्मासा अंतरीप की खोज कब हुई? 1487 में, और इसकी खोज किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज ने। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भारत के साथ नए समुद्री मार्गों की खोज का जो बेड़ा उठाया वो पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया, और इनके बीच आपस में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई कि कौन भारत में जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम करेगा। तो पुर्तगाल से एक नाविक निकल गया बार्थोलोम्यू डियाज, और ये पहुंच गया उत्मासा अंतरीप। यहां से ये आगे नहीं बढ़ा बल्कि वापस पुर्तगाल लौट गया। फिर स्पेन से एक नाविक या एक यात्री जिसका नाम था कोलंबस, कोलंबस यहां से होते हुए वो निकला था भारत की खोज के लिए। भारत के जाने के लिए जो समुद्री मार्ग है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए वो निकला कोलंबस। लेकिन वो यहाँ पे अटलांटिक महासागर में रास्ता भटक गया और वो पहुंच गया अमेरिका। लेकिन उसे नहीं पता कि मैं अमेरिका पहुंच चुका हूं, क्योंकि अमेरिका को उस समय कोई नहीं जानता था, और उसे लगा कि मैंने भारत की खोज की, और उसने यहाँ का नाम रखा इंडीज। तो अमेरिका में आपको एक जगह देखने को मिलती है इंडीज। तो अमेरिका की खोज की कोलंबस ने, लेकिन निकला वो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पर था, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका। अब आते हैं वास्को डिगामा पर। वास्को डिगामा जो कि 1497 में यहां से निकला पुर्तगाल से, और फिर ये उत्मासा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए और ये पहुंचता है भारत। तो इस प्रकार दोस्तों यूरोपियों में से पुर्तगालियों ने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्गों की खोज की। और यूरोपीय कंपनियों का जो भारत का आने का क्रम है वो है, सर्वप्रथम यहाँ पे आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, और फिर आए यहाँ पे फ्रांसीसी। तो इसी क्रम से हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। उत्मासा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज नामक पुर्तगाली ने की, और ये केप ऑफ गुड होप, ये जो उत्मासा अंतरीप है, ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। और स्पेन का नाविक कोलंबस भारत के लिए मार्ग की खोज में निकला और 1492 में अमेरिका पहुंच गया, और उसने सोचा यही भारत है, और वहां का नाम क्या रखा? इंडीज रखा। अब बात करते हैं दोस्तों पुर्तगालियों का भारत आगमन, जिसमें सर्वप्रथम पुर्तगाली जो था वास्को डिगामा, उसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। तो वास्को डिगामा जो कि 1497 में पुर्तगाल से निकला, ये है पुर्तगाल यहाँ पे 1497 में ये यहाँ से निकला, और ये है इसका आने का मार्ग, भारत आने का मार्ग। यहाँ से होते हुए ये आया केप ऑफ गुड होप, और ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, जिसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये कहाँ पहुंचा? कालीकट, केरल में पहुंच गया।
तो वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और वास्को डिगामा केरल के कालीकट बंदरगाह का पहुंचा 17 मई 1498 में। यहां तक पहुंचने में दोस्तों इसने एक गुजराती नाविक था जिसका नाम था अब्दुल मजीद, इसकी सहायता ली। और इस समय यहाँ पर कालीकट का जो राजा था वो था एक हिंदू राजा जमेरिन। उसने वास्को डिगामा का स्वागत किया और उससे यहाँ पे व्यापार करने की इजाजत दी। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि देखो यूरोपीय देश यहाँ इससे यूरोपीय देशों का तो व्यापार रुक गया था भारत के साथ, लेकिन यहाँ पे अरेबियाई जो देश है ये अभी भी भारत के साथ व्यापार कर रहे थे क्योंकि इनके बीच तो कोई रोक नहीं थी। तो अभी जब वास्को डिगामा यानी पुर्तगाली भारत के साथ व्यापार करने के लिए इन्होंने नए समुद्री मार्गों की खोज कर दी है, तो अब ये बात अरेबियों को ठीक नहीं लगी और इन्होंने जो जमेरिन था, हिंदू राजा जमेरिन, जिसने वास्को डिगामा को व्यापार करने की अनुमति दी, तो अरेबियाई देशों ने यहाँ पे क्या कर दिया, विरोध उत्पन्न कर दिया, जिसके बाद जमेरिन ने वास्को डिगामा को व्यापार करने के लिए मना कर दिया। तो इससे ये आपको ये बात समझनी होगी कि जो पुर्तगाली थे वो अपनी फैक्ट्री, क्योंकि वो कालीकट में उतरा था तो कालीकट में भी बना सकते थे, लेकिन कालीकट में जमेरिन ने उन्हें इजाजत नहीं दी, इसलिए उन्हें कालीकट छोड़कर अपनी फैक्ट्री कहाँ बनानी पड़ी थी, कोचीन में बनानी पड़ी। अभी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि 1503 में, ये देखो यहाँ पे 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, क्योंकि कालीकट में इसलिए नहीं की क्योंकि जमेरिन ने बाद में अरेबियाई देशों के कहने पर वास्को डिगामा को कालीकट में फैक्ट्री खोलने की इजाजत नहीं दी। तो यहां तक दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वास्को डिगामा जो कि भारत से विभिन्न वस्तुओं को, विशेषकर मसालों को यहां से ले गया था, मसाले और काली मिर्च, और जब वो पुर्तगाल वापस गया तो वास्को डिगामा को इन वस्तुओं से यात्रा व्यय निकालने के पश्चात भी लगभग 60 गुना मुनाफा इसने कमाया। उसके बाद वास्को डिगामा 3 बार भारत आया। सर्वप्रथम वो 1498 में आया, उसके बाद 1502 में आया और उसके बाद 1524 में ये भारत आया था पुर्तगाली वायसराय बनके। तो प्रश्न बनता है कि वास्को डिगामा किस वर्ष पुर्तगाली वायसराय बनके भारत आया था? तो 1524 में। 1498 और 1502 में वो एक व्यापारी बनके ही आया था, लेकिन 1524 में उसे वायसराय बनाकर भेजा गया था। लेकिन 1524 में ही कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है और कोचीन में ही इसे दफनाया गया। तो किस पुर्तगाली को या किस पुर्तगाली वायसराय को कोचीन में दफनाया गया या किसकी मृत्यु कोचीन में हुई थी? तो वो था वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा से इतने ही प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, और मैप के माध्यम से काफी डिटेल्स में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद वास्को डिगामा के बाद, क्योंकि 1498 में आया था, उसके बाद भारत में जो द्वितीय पुर्तगाली बेड़ा भेजा गया है वो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 1500 में भेजा गया था। उसके बाद पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। मैंने अभी आपको बताया कालीकट में क्यों नहीं की, क्योंकि जमेरिन ने इजाजत नहीं दी। और कालीकट और कोचीन जो यहाँ पे राजे थे उस समय अलग अलग राजाओं के पास थे, तो इनके भी आपस में संबंध अच्छे नहीं थे, तो इसलिए पुर्तगालियों ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कन्नूर में 1505 में स्थापित की। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1503 में कोचीन में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से पुर्तगाली वायसराय आए और उन्होंने यहाँ पे उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 से लेकर 1509 तक ये भारत में पुर्तगाली वायसराय बन के रहा। ये था भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके शासनकाल में यहाँ पे इसने 2 युद्ध लड़े, चोल का युद्ध और दीव का युद्ध। चोल का युद्ध 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े और पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बीच हुआ
और इसमें ये बुरी तरह पराजित हो जाता है। अब देखो ये जो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा था, ये था, इसमें गुजरात शासक की सेना थी, मिस्र और तुर्की की संयुक्त सेना, ये था संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा। और एक एक तरफ थे यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि पुर्तगालियों या यूरोपीय देशों से पहले अभी भी यहाँ पे अरेबियाई देशों के व्यापारिक संबंध है, और जब यहाँ पे पुर्तगाली आते हैं तो उनको ये क्या लगता है, सही नहीं लगता है, और इसलिए ये इसका विरोध करते हैं। और फिर ये मिलकर गुजरात शासक के साथ पुर्तगालियों के साथ क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। तो जो चोल का युद्ध, ये चोल के निकट लड़ा गया था 1508 में, और इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा बुरी तरह पराजित हो जाता है। फिर होता है दीव का युद्ध। दीव ये मुंबई के निकट में है, दमन दीव। तो दीव का युद्ध होता है 1509 में, और इसे क्या कहा जाता है, द्वितीय चोल युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध भी फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा और संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को बुरी तरह से पराजित किया, और इसमें इसकी जीत हो जाती है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति भी अपनाई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि शांत जल नीति किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने, जो कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। भारत में जो दूसरा पुर्तगाली वायसराय बना वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 से लेकर 1515 तक ये भारत में पुर्तगाली वायसराय बन के रहा। इसने दोस्तों, इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इसी समय पुर्तगालियों ने बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार किया, बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा किया, और यहाँ पे इसके समय पुर्तगाली एक नई शक्ति के रूप में उभरा। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय किसने बनाया था? तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कोचीन में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री खोली थी, और इसी कोचीन को पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय बनाया। उसके बाद इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाही यूसुफ से गोवा जीत लिया, और ये सबसे महत्वपूर्ण जीत थी पुर्तगालियों की। और इसी गोवा को दोस्तों सबसे लंबे समय तक इस पर इन्होंने कब्जा किया था पुर्तगालियों ने। 1510 में इन्होंने गोवा को जीता था पुर्तगालियों ने, और 1961 जब भारत आजाद हो गया उसके 14 साल तक भी गोवा किसके पास था? पुर्तगालियों के पास था। फिर यहाँ पे भारतीय सेनाओं ने यहाँ पे पुर्तगालियों को क्या किया, वहां पे पुर्तगालियों को भगाया, और पुर्तगाली जो उस समय गवर्नर था मैन्यू वास्लो डी सिल्वा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैन्यू वास्लो डी सिल्वा, ये 1961 में गोवा में क्या था? पुर्तगाली जनरल था। इसने भारतीय सेना के सामने समर्पण किया था, और समर्पण समझौते पर इसने हस्ताक्षर किए थे। तो 1961 में गोवा भारत में शामिल हुआ। तो 1510 से लेकर 1961 तक गोवा में किसका अधिकार था? तो वो था पुर्तगालियों का, और 1961 में गोवा को भारत में शामिल किया गया। उसके बाद 1511 में मलक्का और 1515 में हॉर्मुज पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अधिकार किया था, और 1515 में भारत में प्रथम चर्च गोवा में स्थापित हुआ था, जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च भी रखा गया। तो एग्जाम में बनता है कि भारत में प्रथम चर्च कहाँ स्थापित हुआ? गोवा में 1515 में। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने एक महत्वपूर्ण नीति यहाँ पे अपनाई, और ये नीति दोस्तों बाद में कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के पतन का कारण भी बनी। इसने क्या किया कि सती प्रथा इसने बंद करी गोवा में, लेकिन इसके साथ साथ इसने क्या कर दिया कि पुर्तगालियों को इन भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को कहा। तो इससे न कहीं जो यहाँ के लोग थे, जो भारत के लोग थे, उनके मन में पुर्तगालियों के प्रति एक नफरत सी पैदा हो गई। और विवाह तो इन्होंने किया, साथ साथ इन्होंने दास प्रथा को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया। ये छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से उठाकर ले जाते और उन्हें दास बनाते थे। तो कहीं ना कहीं बाद में ये जो घटना है ये इनके पतन का कारण भी बनी। उसके बाद इसने शांत जल नीति को समाप्त किया। शांत जल नीति जो कि प्रथम वायसराय
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू की थी, उसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यहाँ पे समाप्त किया और 16 दिसंबर 1515 को गोवा में अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु भी कहाँ हुई? गोवा में हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो वायसराय है वो है नुनो डी कुन्हा, 1529 से लेकर 1538 तक ये वायसराय रहा है। इसके बीच बहुत सारे वायसराय आए पुर्तगालियों के, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो। तो नुनो डी कुन्हा 1529 से लेकर 1538 तक, 1524 में वास्को डी गामा भी वायसराय बन के आया था, लेकिन 1524 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है कोचीन में। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। नुनो डी कुन्हा ने पुर्तगाली मुख्यालय कोचीन से गोवा ले गया, क्योंकि कोचीन पुर्तगालियों का मुख्यालय किसने बनाया था? कोचीन को अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, और इसने 1510 में गोवा को जीत लिया था। तो इसलिए नुनो डी कुन्हा ने कोचीन से गोवा पुर्तगालियों का मुख्यालय ले गया। इसके समय गुजरात शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह के साथ संघर्ष चल रहा था हुमायूं का। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच, बहादुर शाह जो कि गुजरात शासक था, इसके बीच संघर्ष चल रहा था। तो बहादुर शाह ने क्या किया? 1534 में पुर्तगालियों को बेसिन द्वीप सौंपा ताकि वो उसकी मदद कर सकें। लेकिन जब हुमायूं वापस चला गया तो बहादुर शाह और फिर पुर्तगालियों के बीच आपस में क्या हो गए? मतभेद हो गए। 1537 में नुनो डी कुन्हा ने बहादुर शाह को बुलाया वार्ता करने के लिए जहाज पर, लेकिन 1537 में उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर दी। और उसके बाद 1539 में इसने दमन पर भी आधिपत्य किया। उससे पहले ये 1545 में दीव पर अधिकार कर चुके थे। तो 1510 में गोवा पर अधिकार, 1535 में दीव पर और 1539 में दमन पर अधिकार किया पुर्तगालियों ने। तो ये पुर्तगालियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वायसराय थे जो उनके वायसराय भारत में रहे और उनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत में पुर्तगालियों की नीति क्या थी, किस प्रकार उन्होंने भारत में अपना व्यापार फैलाया। तो पुर्तगाली आए तो यहाँ पे व्यापार करने के लिए थे, लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में ईसाई मत का प्रचार प्रसार करना। इन्होंने यहाँ पे जिन जिन क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार किया वहां के लोगों के साथ अत्याचार किए और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया। धीरे धीरे इन्होंने दक्षिणी हिस्से पर तो कुछ दक्षिण के कुछ हिस्सों, जैसे यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम, गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, कोचीन हो गया, इन पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। और अब इनकी नजर थी पूर्वी क्षेत्र पर, भारत के पूर्वी क्षेत्र पर। और भारत का पूर्वी क्षेत्र जिसमें बंगाल सबसे ज्यादा क्या था? अमीर था उस समय। तो ये धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ने लगे। तो बंगाल शासक महमूद शाह ने इन्हें 1536 में चटगांव, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है, 1536 में इन्हें फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। उसके बाद अकबर ने इन्हें हुगली, जो कि वर्तमान पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। बुंदेल में पुर्तगालियों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी मुगल शासक शाहजहां ने। तो अब धीरे धीरे ये लगभग पूर्व से पश्चिम तक इन्होंने कई क्षेत्रों पर क्या कर दिया? अधिकार कर लिया और वहां पर व्यापार करने लग गए। पुर्तगाल ने विशेष ध्यान किसमें दिया? मसालों पर, और उसके साथ साथ काली मिर्च, लौंग, कस्तूरी, कपड़े आदि का इन्होंने निर्यात किया भारत से, जिसमें इनका मुख्य जो इनका फोकस था वो मसाले और काली मिर्च पर था। इन्होंने कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था लागू की थी, कार्टेज आर्मेड काफिला। और ये इन्हें बाद में कहीं ना कहीं इनका पतन का कारण ये भी बनी, क्योंकि इससे जो मुगल शासक थे वो इनके विरोधी हो गए थे। अब क्या थी कार्टेज आर्मेडा काफिला? तो पुर्तगालियों द्वारा ये लागू की गई एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज, और चाहे वो भारतीय शासकों के जहाज, विशेष तौर पर जो उसमें भारत में सबसे शक्तिशाली शासक थे मुगल शासक, चाहे उनके जहाज भी हों, तो अगर वो समुद्र में जाते हैं तो उन्हें पुर्तगालियों को कार्टेज यानी परमिट या पास लेना पड़ता था और शुल्क देना पड़ता था पुर्तगालियों को। बिना शुल्क लिए या बिना पास लिए या बिना कार्टेज लिए अगर कोई भी व्यापारी जहाज, चाहे वो अरबी शासकों का हो, चाहे वो मुगल शासकों का हो, चाहे वो अन्य भारतीय शासकों का हो, अगर वो समुद्र में जाता था तो पुर्तगाली उस पर हमला करते थे
उसको लूट देते थे या उसको डुबो देते थे। तो इस व्यवस्था का नाम था कार्टेज आर्मेडा काफिला, जो कि किसने शुरू की थी? पुर्तगालियों ने शुरू की थी। और ये वजह बनी कि मुगल शासक बाद में इनके क्या हो गए? विरोधी हो गए। और मुगलों ने बाद में किसको सपोर्ट किया था? अंग्रेजों को सहायता दी थी, अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। ये मैं आगे आपको जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको ये और डिटेल समझ में आएगा। पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? प्रश्न बन सकता है। तो पुर्तगाली जो कंपनी थी इसका नाम था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया, ये था पुर्तगाली कंपनी का नाम। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप ये भी नोट कर सकते हैं। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ ईसाई पादरी जेवियर भारत आया। कब आया जेवियर? जो ईसाई पादरी था वो 1542 में भारत आया। और 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। अब ये ईसाई धर्म न्यायालय क्या था? जिसमें आपको पहले ही बता चुका हूं कि गोवा में जब इन्होंने अधिकार किया तो वहां पर इन्होंने सीधा क्या किया? यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो नागरिक थे, इनके साथ अत्याचार किया, इनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया। और 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की, यानी ये जो न्यायालय चलेगा ये ईसाई धर्म के अनुसार चलेगा। तो 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की यहाँ पे स्थापना की गई थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पुर्तगालियों के आगमन से भारत पर क्या प्रभाव पड़े। तो तंबाकू की खेती सर्वप्रथम पुर्तगाल में की, यहाँ पे 1508 में दक्षिण भारत में। और ये भी किसने शुरू करवाई? पुर्तगालियों ने। फूल गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, रसभरी, पपीता, आलू, मूंगफली, ये जो भी कृषि फसलें हैं ये सभी किसने लाई? यहाँ पे पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने यहाँ से मसाला, काली मिर्च, ये और बहुत सारी अन्य वस्तुएं यहाँ से ले गई। और भारत में ये सभी कृषि फसलों को यहाँ पर, ये भी पुर्तगालियों की ही देन है। पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना ये भी किसने की? पुर्तगालियों। और पुर्तगालियों ने जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रेस के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। पुर्तगालियों के साथ ही भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन भी हुआ। तो गोथिक स्थापत्य कला का आगमन ये भी किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। और भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय भी किसको जाता है? पुर्तगालियों को ही जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था। जैसे हम जानते हैं कि पुर्तगाली जिन्होंने भारत के लिए सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज की थी, लेकिन इनका पतन हो जाता है भारत में। उसका कारण क्या था इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन 1961 तक इनका गोवा पर अधिकार रहा, ये आपको नोट करना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन इनके जो अन्य कारखाने थे, अन्य फैक्ट्रियां थी, जो पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिमी क्षेत्रों और दक्षिणी क्षेत्रों में इनके अन्य फैक्ट्रियां थी, उन पर या तो अंग्रेजों ने, डचों ने या फ्रांसियों ने अधिकार कर दिया। तो क्या रहा पुर्तगालियों के पतन का कारण? तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण था धार्मिक असहिष्णुता। धार्मिक असहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? देखो, धार्मिक असहिष्णुता, ये धार्मिक सहिष्णुता का विपरीत शब्द है। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ होता है विभिन्न धर्मों के प्रति आदर एवं प्रेम के भाव का प्रदर्शन करना और सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखना। लेकिन धार्मिक असहिष्णुता इसका विपरीत है। धार्मिक असहिष्णुता यानी केवल अपने धर्म को मानना और जो बाकी धर्म है उन लोगों के साथ, बाकी धर्मों के लोगों के साथ अत्याचार करना और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराना। तो पुर्तगालियों का मेन मोटिव यही था। यहाँ पे वो व्यापार तो करते ही थे, साथ ही साथ इनका मुख्य मोटिव क्या था? यहाँ पे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कराना। और इन्होंने जिन भी क्षेत्रों पर अधिकार किया वहां के नागरिकों को प्रताड़ित किया और उनका जबरन ईसाई धर्मांतरण कराया। तो जिस कारण वहां के नागरिक और जो वहां के शासक थे, जो इनको इजाजत देते फैक्ट्री खोलने की, ये इनके विरोधी हो गए। दूसरा कारण था लूटपाट। इन्होंने, जैसे अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो इन्होंने अपना प्रशासन फैलाया और पुर्तगाल में यहाँ पे एकदम से जैसे वो कहीं फैक्ट्री खोलते वहां पर सीधे वो लूटपाट करते थे। तो धार्मिक असहिष्णुता और लूटपाट इसका एक प्रमुख कारण बना। उसके बाद भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक नीति और जो दास व्यापार इन्होंने यहाँ पे भारत में जो बच्चे, छोटे बच्चे थे, तो इनको क्या करते, ये यूरोपीय देशों में जाते और वहां पर दास व्यापार उनका करते थे। और भारतीय महिलाओं के साथ इन्होंने वैवाहिक नीति जो अपनाई, तो इससे यहाँ पे भारतीय लोग क्या हो गए? इनके विरोधी हो गए।
तीसरा कारण था अंग्रेजों और डचों का आगमन। और जब अंग्रेजों और डचों का आगमन हुआ तो यहाँ पे ये ज्यादा शक्तिशाली निकले और इन्होंने यहाँ पे पुर्तगालियों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अंग्रेजों और डचों का अधिक शक्तिशाली होना भी पुर्तगालियों के पतन का कारण बना। उसके बाद मुगलों का पुर्तगालियों के मुकाबले अंग्रेजों पर भरोसा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक युद्ध होता है पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच, और इस युद्ध का नाम था स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध ये कब लड़ा गया? 1612 में पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच। और इस युद्ध में पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं। अब यहाँ पे मुगल शासक देखते हैं कि अंग्रेज पुर्तगालियों से अधिक क्या हैं, शक्तिशाली हैं, तो इसलिए मुगल शासक अंग्रेजों को भारत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान करते हैं और यहीं से पुर्तगालियों का पतन आरंभ हो जाता है। इस स्वाली के युद्ध से, ये स्वाली का युद्ध पुर्तगालियों के लिए महत्वपूर्ण था और यहीं से इस स्वाली के युद्ध को हार जाने के कारण पुर्तगालियों का पतन यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। और वैसे भी जो मुगल शासक थे, मैंने आपको ऊपर बताया, वो पुर्तगालियों के विरोधी हो गए थे, क्योंकि मुगल शासकों के जहाज जब समुद्र में जाते थे तो उनसे भी कार्टेज वसूला जाता था, उनसे भी शुल्क वसूला जाता था। तो इसलिए यहाँ पे मुगल भी विरोधी हो गए थे पुर्तगालियों के। और अंत में पुर्तगाली भारत में दीव, दमन और गोवा तक ही सीमित रह गए। तो ये दोस्तों पुर्तगाली जो व्यापारी थे, इनके बारे में कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। पुर्तगालियों के बाद यहाँ पे आते हैं दोस्तों डच। डच जो कि हॉलैंड, वर्तमान जो नीदरलैंड है, वहाँ के निवासी थे। अब यहाँ पे एक डच यात्री 1596 में पहला डच यात्री, जिसका नाम था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। ये निकलता है हॉलैंड से और पहुंचता है केप ऑफ गुड होप होते हुए कहाँ पहुंचता है? सुमात्रा पहुंचता है, सुमात्रा द्वीप। ये भारत नहीं पहुंचे, सुमात्रा पहुंचा, ठीक है। अब देखो सुमात्रा कहाँ है, पहले इसको मैप में समझने का प्रयास करते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे नीदरलैंड, जो कि उस समय हॉलैंड हुआ करता था, और यहीं पे थे डच। तो डच यात्री जिसका नाम था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, ये 1596 में यहाँ से निकलता है और केप ऑफ गुड होते हुए, केप ऑफ गुड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ से होते हुए ये पहुंचता है सुमात्रा। ये है यहाँ पे सुमात्रा, क्योंकि डचों का जो मेन फोकस रहा वो अंत तक सुमात्रा ही रहा। भारत में इन्होंने ध्यान दिया, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, जब इनका भारत में पतन हुआ तो इनका मेन फोकस इधर ही रहा, नीचे की ओर, ठीक है। तो इसलिए ये बताना आपको अति आवश्यक था। तो प्रथम ये कहाँ पहुंचे? सुमात्रा पहुंचे, और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे भारत की ओर अपना रुख किया। उसके बाद मार्च 1602 में VOC नामक एक कंपनी, डच कंपनी की स्थापना होती है। VOC यानी वोरिंग दे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी, ये एक डच कंपनी थी जिसकी स्थापना होती है मार्च 1602 में, और इसका मुख्य उद्देश्य था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, और पूर्व में व्यापार करने के अधिकार यहाँ पे डच कंपनी को दिए गए, VOC कंपनी को। 1605 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली भारत में, मसूलीपट्टनम में 1605 में, और 1610 में इन्होंने पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1645 में करिकाल में, 1653 में चुनसरा में अपनी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की। यहाँ पे करिकाल में है, करिकाल में इन्होंने अपनी फैक्ट्री 1645 में, और मसूलीपट्टनम, ये है यहाँ पे मसूलीपट्टनम, जो कि पहली डच फैक्ट्री थी 1605 में। इस मैप में यहाँ पे ये सभी डच फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पे ये सूरत में है 1645 में, कोची में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, पुलिकट में, बालासोर, ठीक है, बालासोर में 1658 में इन्होंने फैक्ट्री खोली। तो ये है यहाँ पे डचों की फैक्ट्री। उसके बाद 1663 में डचों ने कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की,
और 1664 में औरंगजेब ने डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। डचों ने दोस्तों अपना जो मुख्य निर्यात किया वो किया कपड़ों पर। इन्होंने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। अब डचों का पतन कैसे हुआ? उसका कारण था डच आंग्ला संघर्ष, यानी डचों और अंग्रेजों का संघर्ष। डचों ने यहाँ पे जब डच यहाँ पे आए तो इन्होंने भारत में जितनी भी फैक्ट्रियां खोली, तो ये सभी फैक्ट्री यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, पुर्तगालियों के वर्चस्व को धीरे धीरे समाप्त कर दिया, पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त किया। लेकिन फिर यहाँ पे आए अंग्रेज, और अंग्रेजों ने डचों को यहाँ पे क्या कर दिया, समाप्त किया, क्योंकि ब्रिटिश इनके मुकाबले अधिक शक्तिशाली थे। और उसके बाद भारत और हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए डचों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसे डच आंग्ला संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और इसका अंतिम परिणाम निकला 1759 के युद्ध में, जिसका नाम था वेदरा का युद्ध। वेदरा एक बंगाल में स्थान है, वेदरा नामक, और यहीं पे ये वेदरा का युद्ध हुआ डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 में, जिसमें डच हार जाते हैं और भारत में उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। तो भारत में डचों की सत्ता अंतिम रूप से समाप्त कब हुई? तो उस वेदरा के युद्ध में 1759 में। तो इस प्रकार दोस्तों दो यूरोपीय कंपनी जो सर्वप्रथम आई थी भारत में, पुर्तगाली और डच, ये यहाँ पे इनका यहाँ पे क्या हो गया, पतन हो गया। डच तो पूर्ण रूप से 1759 में इनका भारत में पतन हो गया, लेकिन पुर्तगाली जो कि अभी क्या कर रहे हैं, गोवा और दमन और दीव में शासन कर रहे हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे पुर्तगाल और पुर्तगाली कंपनी और डच कंपनी के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट जो यूरोपीय देश हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको काफी डिटेल से मैंने यहाँ पे बताया और आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।